अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत जंगी माहौल बना रहा है, जंग की तैयारियां भी कर रहा है और सरहद के करीब हॉस्टाइल एक्टिविटीज से पाकिस्तान को इश्तियाल भी दिला रहा है। मगर पाकिस्तान मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ बर वक्त दिफाई इकदाम से भारत को किसी भी किस्म की जारियत से रोक रहा है। अहम बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कशीदगी खत्म करने की कोशिशें जारी है। पूरी दुनिया की तरफ से भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि दो जोरी ताकतों के जंग के बजाय कशीदगी कम करने पर जोर देना चाहिए। मगर इसके बावजूद भारतीय इकदाम से यह वाज़ेह है कि अभी तक जंग का खतरा टला नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तान की जानिब से अस्करी तैयारियां जारी हैं। आज इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और ये मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, यानी मुसल्लह अफवाज भारतीय जंगी जनून से निमटने के लिए अपनी तैयारियों में भी इजाफा कर रही है। इन तैयारियों और सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान भारत की जानिब से मुमकिन जंगी इक़दाम को नाकाम बना रहा है। आज हम इसी हवाले से पाक फिजाइया की मौसर जवाबी कार्रवाइयों की खुसूसी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि कैसे पाक फिजाइया ने कुछ रोज पहले भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की पहली कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद रफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। मुत्तलका ज़राए के मुताबिक पाक फिजाइया की इस मौसर कार्रवाई का ताल्लुक 29 से 30 अप्रैल की शब से है और ये वो वक्त था कि जब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने इस खदशे का इजहार किया था कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये वो वक्त था कि जब भारत के 4 रफेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फिजाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की जमीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। ताहम किसी भी वक्त उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस नहीं किया, मगर क्योंकि ये तैयारे फिजा से जमीन में मार करने वाले जदीद स्पाइस 2000 मिसाइलों से लेस थे, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है, इसलिए ये भारतीय फिजाइया का एक हॉस्टाइल एक्ट यानी जाराना इकदाम था। क्योंकि भारतीय तैयारे उस वक्त अपनी फिजाई हदूद में रहते हुए पाकिस्तान में जमीनी कार्रवाई कर सकते थे। मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए रफाइल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी रफाइल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया, जिससे इन तैयारों का आपस में और जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी दौरान पाक फिजाइया के J-10C तैयारे भी भारतीय रफेल तैयारों का सामना करने और किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फिजा में मौजूद थे, जिसकी वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि रफेल तैयारे उस रात 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों से लेस थे, मगर पाक फिजाइया के J-10-7 तैयारे रफेल के मिसाइलों की रेंज से ज्यादा बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले PL-15 मिसाइलों से लेस थे, जिनकी रेंज 230 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तानी तैयारे भी भारतीय रफेल तैयारों को अपनी हदूद में रहते हुए निशाना बना सकते थे। मुतल्लिका ज़राए हमें बताते हैं कि अगर उस रात हमारे एयर डिफेंस सिस्टम रफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को जैम ना करते तो भारत कोई कार्रवाई अंजाम दे सकता था। दिलचस्प बात यह है कि 29 और 30 अप्रैल की शब पाक फिजाइया ने 4 रफेल तैयारों के साथ जो सलूक किया था, बिल्कुल वही मामला 2019 में भी पेश आया था कि जब पाकिस्तान की फिजाई दिफाई निजाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। मगर अब गैर मामूली बात यह कि उस वक्त भारत के पुराने मिग तैयारे के साथ ऐसा किया गया था, जबकि इस बार 4.5 जनरेशन के जदीद रफेल तैयारों से पाकिस्तान फिजाइया का सामना था। अहम बात यह कि 29 और 30 अप्रैल की शब को नाकामी का सामना करने के बाद भारतीय फिजाइया परसों रात दोबारा पाकिस्तान में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही थी और इस मामले की इंटेलिजेंस मिलते ही पाकिस्तान ने उसी वक्त 40 से 50 तैयारे एयरबोर्न किए, जिसमें F-16, J-10C और JF-17 शामिल थे। मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की उस कार्रवाई ने भारतीय फिजाइया को अपना मंसूबा तय करने पर मजबूर कर दिया। यानी ये वाज़ेह है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पड़तोल रहा है, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन कोशिशों को नाकाम बना रही है। और मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफवाज बिलखसूस पाक फिजाइया की मल्टी डोमेन सलाहियतें भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि पाक फिजाइया इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस वॉरफेयर के शोबों में भारत से हमेशा एक कदम आगे रही है और पाकिस्तान ने पिछले 4-5 रोज में इन जदीद सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया है और ऐसे प्रोएक्टिव कार्रवाइयां की हैं जिनकी तफसीलात हम मामले की हसासियत की वजह से आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन यह वाज़ेह है कि 2019 की तरह हालिया पाक भारत कशीदगी में भी पाकिस्तान भारत से एक कदम आगे नजर आ रहा है और भारत के जदीद तरीन रफेल तैयारों को भी नाकाम बना रहा है, जिनसे भारत ने 2019 में कई उम्मीदें लगाई थी। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए यह कहा था कि अगर उस वक्त भारत के पास रफेल तैयारा होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है
आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। मगर आज भारत के पास रफेल तैयारे भी मौजूद हैं, मगर पाक फिजाई की मौसर कार्रवाइयों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से भारत रफेल तैयारों से भी वो मकासद हासिल नहीं कर पा रहा जिसकी ख्वाहिश वो जाहिर कर रहा था। इसके अलावा भारतीय हुकाम ने पिछले कुछ सालों में अपने तेजस तैयारों से मुतल्लिक भी कई दावे किए हैं। तेजस तैयारों को JF-17 तैयारों से बेहतर होने की बातें भी की जाती रही हैं, मगर इस वक्त सूरत हाल यह है कि अक्सर तेजस तैयारे इस वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए इस हवाले से भारतीय एयर चीफ ने कुछ रोज पहले क्या कहा था। तेजस we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. पाक फिजाइयों को पिछले कुछ रोज के दौरान जो कामयाबी हासिल हुई है उस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने। आसिम सुलेमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ तफसीलात तो हमने बताई कि 3-4 रोज पहले किस किस्म की भारतीय फिजाइया एक्टिविटी करने जा रही थी, उसको कैसे नाकाम बनाए, जरा आप इस पर रोशनी डालिएगा कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, क्योंकि 2019 में तो उनका मिग गिराया था, फिर उनकी हुकूमत, उनके एयर चीफ ने कहा रफेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अब रफेल भी है और उनको भी हमने कामयाबी से इंटरसेप्ट करके भारत का ये जो कार्रवाई का मंसूबा था उसको नाकाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, ये आपने जो अभी क्लिप चलाया मोदी साहब का, ये उनकी लीडरशिप को बताती है कि वो कितनी जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है और वो किस तरह से अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट करती है और ये समझते हैं कि जी जो वो कहेंगे सारी दुनिया मान लेगी। इस तरह नहीं होता। और फिर उसके बाद आप देखें कि उनकी जो चीफ साहब ने जो उनके बात की कि जी मेरी तो एयरफोर्स ही इल इक्विप्ड है और हमारे पास 2024 में वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ महीने पहले ही कि जी हमें जो जहाज़ मिलने थे वो नहीं मिले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। और फिर अगर आप ये देखें कि जो फोर्स होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पेटस होता है वो उसके कमांडर का होता है और वो कमांडर उसको एक राह दिखाता है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ हमेशा से लेगेसी रही है कि हमने जो हमारे अच्छे काबिल कमांडर रहे हैं और आज तक जो भी हमारे कमांडर रहे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत काबिल और उन्होंने डिलीवर किया है। अभी के जो हमारे चीफ हैं, ये चीफ मार्शल बाबर, उन्होंने ये इस एयरफोर्स के अंदर जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने एयरफोर्स की एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव बनाई और उसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ लॉन्ग टर्म थे और फिर उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की, जिसकी वजह से आज एयरफोर्स के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है और आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप दुश्मन को एक तो मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं और दूसरी तरफ से आप उनको नाकारा भी बना सकते हैं। और अगर आप इंडियन एयर चीफ को देखें तो बजाय इसके कि वो अपनी एयरफोर्स को डेवलप करते तो वो रोते फिर रहे हैं कि जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मुझे तो इतना इक्विपमेंट ही नहीं है मेरे पास कि मैं अपना जो है जंग कर सकूं या अपने आप को इस काबिल बता सकूं कि मैं कुछ करने के काबिल हूं। तो ये आज की कहानी नहीं है। अगर आप 2019 में भी जाएं तो मुझे याद है कि जिस वक्त इन्होंने वो जो सो कॉल्ड अटैक किया था 2019 में और उनको कहा गया था जी आप इसका हमें सबूत दें, तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। और जब एक टर्मिनोलॉजी है और एक किस्म का मिशन होता है जिसको बैटल डैमेज असेसमेंट कहते हैं, उनको पूछा कि जी आपने ये जो अचीव किया है, जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो इसकी आपकी बैटल डैमेज असेसमेंट का क्या प्रोसीजर है और आपने कुछ किया है। तो मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, जबकि ये उन्हीं का ही काम था। और फिर उन्होंने अपने आप को पतली गली से निकल गए वो। और अभी भी जो इनके जो चीफ हैं जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं,
ये एक अच्छे चीफ को और इतनी बड़ी एयरफोर्स के चीफ को आसिम ये साहब, आपने बातें एक तो बड़ी देखने इंपॉर्टेंट बात की। ऑब्वियसली जो लीडर होता है उसका अहम किरदार है, जो आपके पास पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्स है पाक फिजाइया में या मुसल्लह अफवाज में, वो बड़ी मैटर करती है। लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बड़ी मैटर करती है आजकल जो हालात हैं। तो इसमें हमने देखा है कि एक तो नेस्टैप का इदारा है वो बनाया गया, वो जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है, मेरी पर्सनल नॉलेज में है ये बात। लेकिन इस वक्त जो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स को डेवलप किया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ना इस सारी एक्टिविटी में, कि आप पहले से रडार में देख लेते हैं कि वो क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं ताकि उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है या अभी रिसेंटली हमारी एयरफोर्स के अंदर, इसके अंदर आपने अगर देखा हो तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेस्टैप का दायरा है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली अगर आप देखें कि स्पेस के लिए वहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है, ईडब्ल्यू के लिए हो रही है, यूएवीज़ के लिए हो रही है, और इसकी जो है स्पेस में हो रही है, तो ये सारी साइबर कमांड्स बनाई गई, ये कमांड्स बनाई गई हैं। फोर्स है, एक्चुअली ये साइबर फोर्स है, यूएवी फोर्स है, स्पेस की फोर्स है, और ईडब्ल्यू की फोर्स है। तो ये वाली चीज़ें जो हमने डेवलप की हैं, ये अभी यहाँ पे नेस्टैप के अंदर, ये एक बहुत बड़ा इम्पेटस है जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और उसकी वजह से ये जितनी आपने अभी बातें की, ये सारी बातें जो हैं उसी चीज़ का रिजल्ट है। आज आप देखिए ना, जिस वक्त उन्होंने जहाज़ वहाँ से उड़ाए अपने, और ये किस तरह डिटेक्ट हुए। पहली बात ये है कि आपके पास इंटेलिजेंस थी, दूसरी बात ये है कि आपके पास इतने अच्छे रेडार्स थे कि आपने एग्जैक्टली पता कर लिया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब आपने देखा कि उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर भी फिर उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उनको नाकारा बनाया गया। जब आप उनको नाकारा बनाएंगे तो वो उसके बाद मतलब ये है कि अब वो अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि उसकी रेंज 200 किलोमीटर थी, 200 किलोमीटर रेंज के लिए अभी आजकल का ज़माना जो है वो पुरानी वॉरफेयर के टैक्टिक्स जो हैं वो टोटली बदल चुके हैं। जो नए टैक्टिक्स हैं उनके मुताबिक आप अपनी टेरिटरी में रहते हुए ही जो है अपनी वेपन्स को जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि उनका जो ये मूव था, जिस फॉर्मेशन से वो आ रहे थे, वो एक ऑफेंसिव एक्ट ही था। जी बिल्कुल, इसी तरह ही ऑफेंसिव एक्ट ही था, क्योंकि ये जब आप प्रोफाइल इस तरह की फ्लाई करते हैं तो उसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं, और वो एक्सपोज हो गए जब उन्होंने वो वाली प्रोफाइल उड़ी जिसके अंदर चांसेस थे कि वो अपना जो है जो स्पाइस 2000 जो उनके इजराइली में बॉम्ब्स हैं वो उसको वो डिस्पेंस करेंगे और वो पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ भेजेंगे। तो उस वक्त उनका जो है वो सारा सिस्टम जो है नकारा बना दिया गया। जब उनका सिस्टम नकारा बना दिया गया, अब उनको समझ नहीं आई कि वो आगे कहाँ जाएं। अब तो उसके बाद उनके पास एक ही चॉइस थी कि वो भाग जाते, और वो भाग गए। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो है ना वॉरफेयर इतनी चेंज हो चुकी है कि आप अपनी टेरिटरी में रह के भी ये काम कर सकते हैं। तो ये तो इसका आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट दें उस वक़्त की जो लीडरशिप थी या उस वक़्त के जो कमांडर से जो मिशन को हेड कर रहे थे और सुपरवाइज कर रहे थे कि वो इसको इंटरप्रेट कर सके कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और फिर इनको किस चीज़ से रोका जाए और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाएं। और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात आसिम साहब ये भी है कि इट इज मैटर ऑफ मिनट्स, क्योंकि ये टोटल कार्रवाई जो हमें पता चला है 4 से 5 मिनट की थी। उसके अंदर आपने रडार्स ने उनको मॉनिटर भी किया, इंटरसेप्ट भी करना है, आपके जो जेट्स हैं उनको आपने एयरबोर्न भी करना है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 4-5 मिनट्स। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि ये जो मैनेजमेंट वाला ग्रुप था, वो जो हवा में उड़ रहे थे, वो ये सारों की एक बहुत अच्छी जॉइंट एफर्ट थी जिसके तहत ये सारा ऑपरेशन कामयाब हुआ। और फिर जो सबसे बड़ा मैसेज जो गया है वो ये गया है कि जिस तरह मोदी साहब ने कहा जी मेरे पास रफ़ाइल होता, तो आज तो उनके पास रफ़ाइल भी है। तो उन्होंने ये काम करने की कोशिश की और देखें कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और वो रफ़ाइल जो कि अभी तो बॉर्डर क्रॉस करेगा, ये इधर आएगा तो हम उसको गिराएंगे ना, लेकिन वो गिराने से पहले ही नकारा हो चुका है। जो काम करना था वो भी ना कर सका, और अगर दूसरा काम करने की कोशिश करता तो शायद वो गिर भी जाते। आसिम साहब, अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि जैसे इंडिया ये क्लेम करता है कि 2019 के बाद हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, फिजाइया की भी, जैसे अभी हम रफ़ेल की बात कर रहे हैं, तेजस वो कह रहे हैं कि उसको जल्दी से हमें ऑपरेशन करना है। पाकिस्तान ने कुछ तो आपने बताया कि टिक में हमने मॉडर्नाइजेशन बड़ी की है, 2-3 चीज़ें ऐसी क्या है जो हमने की है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं हमें हमारी जो फिजाइया है उसको एक सुपीरियरिटी हासिल है ओवर इंडिया।
आप देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, ये फ़ज़ाइया के अंदर जहाज़ होते हैं, और जहाज़ के अंदर जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है वो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब है कि आप दुश्मन पे उसके एक्शन करने से पहले मिसाइल दाग दें। हमारे पास जो है सबसे अच्छा जहाज़ इस वक्त, जो कि अभी प्रेजेंट चीफ की ही क़यादत के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था, J-10, उसके ऊपर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं। अब PL-15 मिसाइल जो है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो मीटियोर जो कि रफ़ेल का मिसाइल है उससे ज़्यादा है, और हमें एडवांटेज है उनके ऊपर कोई 25 से 30 किलोमीटर का, तो हम पहले उनके ऊपर जो है मिसाइल दाग सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने JF-17 ब्लॉक 3 जो हमारा अपना ही बनाया हुआ फाइटर है, उसके ऊपर भी हमने PL-15 मिसाइल की मॉडिफिकेशन की। तो अभी हमारे पास दो ऐसे जहाज़ हैं जिसके अंदर जी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, और इंडियंस के पास ये वाली फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारे पास है, क्योंकि हमारी रेंजेस ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरिंग BVR मिसाइल विद फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आर मोर, और फिर उसके बाद हमारे जो सेकंड टियर में आते हैं वो F-16 हैं। F-16 के अंदर भी ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, जो इंडिया के रफ़ेल के अलावा जितने भी जहाज़ हैं उनके ऊपर हमारी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से इंडियंस कैन नॉट डेयर टू कम अक्रॉस। वो आएंगे तो मुंह की खाएंगे, और ये वाला एक सबक है जो कि बुधी साहब या इंडियन एयर चीफ को ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अब आप आ जाए जी एयर डिफेंस के ऊपर। हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको काफ़ी मजबूत बनाया। उसके अंदर हमारे रेडार जो हैं वो डिटर करेंगे इंडियन जहाज़ों को। इंडिया जो इतनी बढ़के मारता है कि जी हमारे पास S-400 है, हमारे पास भी जो सिस्टम है वो उससे कुछ कम नहीं है, और अगर वो 2-3 और हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं उसके साथ इंटीग्रेट करें तो उसकी भी कैपेबिलिटी तकरीबन उतनी ही बन जाती है ये जितनी जरा उनकी है। S4 पे थोड़ा बताइएगा कि क्या ये हमारे एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे F-16 जहाज़ों के लिए, क्योंकि उसकी रेंज S-400 की बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे अपनी टेरिटरी से हमारे जहाज़ अगर पार्क्ड भी हैं तो उन पर अटैक कर सकता है? जी S-400 की जो है ना, आप प्रोफाइल्स होती हैं। अगर आप बहुत ऊंचा उड़ेंगे तो S-400 की 400 रेंज होगी। अगर आप उससे थोड़ी नीचे हाइट के ऊपर उड़ेंगे तो 200 से 250 हो जाएगी। अगर आप लोअर प्रोफाइल्स के ऊपर उड़ेंगे तो उसके ऊपर आपकी जो है रेंज और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। सो ये तो डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जिसके ऊपर आप उड़ के जो है अपने आप को बचा सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिससे हम उनको ओवरवेलम करेंगे और उनको ऐसी सूरत हाल पे ले आएंगे कि जहाँ पे उसको अक्वायर करना और उसको जो है इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। और ये हमें एडवांटेज है, हमारे पास जो ये कैपेबिलिटी है अब हमारी UAVs की, जो कि हम इंडिजिनस बना रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, और प्लस हमारे पास और भी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया को ओवरवेलम करेंगे उसके S-400 को। तो ये बहुत बहुत कोई शुक्रिया। इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। राइट। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जो कहते भी आपने प्रोग्राम में क्या होप के सेंस प्रिवेल और इंडिया जो है किसी किस्म के मिस एडवेंचर की तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शायद सूरत हाल यहाँ तक पहुँचे ही ना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पहलगाम वाक़े के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल कशीदा है और भारत मुसलसल जंगी माहौल बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश रही है कि मामले को, कशीदगी को कम किया जाए, मामले को डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाया जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी तेज़ कर दी हैं। इस सिफारती कोशिशों का नतीजा क्या है, कितनी कामयाबी पाकिस्तान को उसमें मिली है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी सफ़ीर, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब ने। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ, फौरी तौर पे वहाँ के मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम लिए, पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदाम लिए, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भरपूर कोशिशें की हैं कि दुनिया को बताएं कि ये भारत की तरफ से झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपके ख्याल में कितनी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को, और जो भारतीय बयानिया है उसको कितनी पज़िराई मिली है दुनिया भर में? जी शुक्रिया शहजाद, अपने शो में लेने के लिए। जो सवाल आपने किया है वो ख़ासा अहम है, क्योंकि सिफारतकारी एक ऐसी मुख्तलिफ़ुल नौ किस्म की पेचीदा सूरत हाल में
जहाँ दोनों मुल्कों के पास जौहरी सलाहियत मौजूद है, यकीनन पहली दिफाई लाइन है और होना भी चाहिए। तो इस सिलसिले में हम जितने भी सिफारतकार हैं हमारे मुल्क के, दुनिया के तमाम अहम दारुल हुकूमतों में अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी तरक्की के एजेंडे पर रूबामल है और हमारे जो अदाद व शुमार हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो उनमें बेहतरी आ रही है। और इस वक्त हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इलाक़े के अंदर कोई भी कशीदगी हो। तो हमारा तो इस तरफ ना कोई तवज्जो है, ना कोई ध्यान है इस किस्म की किसी भी ऐसी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए जो कशीदगी की तरफ जाती हो। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने देखा है कि पहलगाम वाक़े के बाद एक जंगी जुनून है जो भारतीय क़यादत पर भी और भारतीय ज़राए अबलाग पर भी सवार है। और काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि वो चाहे सिंतास माहदे से निकलने की बात हो, इंडस वाटर ट्रीटी से, या अपनी कोताहियों को, अपनी जो वहाँ पे उनकी इंतज़ामी कोताहियाँ हैं, उनकी इंतखाबी मजबूरियाँ हैं, या उनकी एक जबरो इस्तबदाद की जो मकबूजा कश्मीर के अंदर तारीख़ है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उससे वो तवज्जो हटाने के लिए और उन मजबूरियों की बिना पर जो है वो किसी न किसी मुहिम जोई को वो शायद हवा देना चाहते हैं। पहले भी नज़र आता रहा है, लेकिन हमेशा जब भी ऐसे हुआ है, आखिरी वाक़या पुलवामा का था, पाकिस्तान ने तब भी कहा था कि सबूत फराहम किए जाएँ, तहकीकात की जाएँ। अभी तो पुलवामा की तहकीकात भी हमारे सामने नहीं आई हैं और ये नया मामला जो है उन्होंने उठा दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए ये कहा है कि न सिर्फ ये कि हम कोई सबूत देखना चाहेंगे जो 11 दिन होने के बावजूद अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि अगर कोई गैर जानिबदार और शफाफ तहकीक होती है इस मामले की, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम हो या किसी भी और गैर जानिबदाराना तरीके से हो, तो हम उसमें शमूलियत के लिए भी तैयार। और ये कितना इंपॉर्टेंट मूव था डिप्लोमेटिकली भी कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी आके करती है, तो हम भी तैयार हैं, आप भी सामने आ जाएं। जी, यकीनन ये अहम है और ये बताता है कि पाकिस्तान इसमें खुलूस नीयत से जो है वो शामिल होना चाहता है और इस मामले को हम डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जौहरी सलाहियत के हामिल जहाँ पे मुल्क हों, और उस जगह पर कशीदगी की जो सूरत हाल अगर पैदा की जाएगी तो पूरी दुनिया का अमन जो है उससे मुतासिर हो सकता है और कोई भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो यकीनन हमारा जो ये बयानिया है, जो हम यहाँ पे भी मेज़बान मुल्क के साथ भी और जो दीगर सिफारती हलके हैं और दीगर यहाँ पे थिंक टैंक हैं, इनकी जो एकेडमिया है, उनके साथ जो भी हमारी बातचीत हो रही है, हम अपने नुक्ता नज़र की भरपूर वकालत कर रहे हैं। सही, मैं उस पर भी आता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें क्या रोल है, क्या अब तक उनका मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन जरिए बताइएगा कि हमारी जो सिफारती कोशिश है उससे लगता है आपको कि जो थ्रेट परसेप्शन था कि इंडिया अटैक कर सकता है, उस थ्रेट असेसमेंट में कोई कमी आई है आपके ख्याल में? जी, यकीनन आने तो चाहिए, क्योंकि हम तो बारहा वाज़े कर रहे हैं कि जी हम तहकीकात के लिए और शफाफ तहकीकात में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। तो इतनी खुली पेशकश जो हमारी आला तरीन क़यादत की तरफ से की गई है, उसको ना मानना जो है बज़ाते ख़ुद मबनी बदनीयती होगा। तो तवक्को तो यही की जानी चाहिए कि सूरत हाल जो है उसमें कशीदगी में कमी आएगी। राइट। और इसके अलावा पाकिस्तान से मुतल्लिक जो हमने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया दोनों के मैं बहुत करीब हूँ और उनको चाहिए इन मसाइल को हल करें। हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो फ़ोन कॉल थी उसके अभी हमने एलामिया देखा जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा कि डी एस्केलेट करें। उन्होंने जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की। फिर वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके तर्जुमान ने भी कहा कि इस मामले को डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनका जो एक बयान सामने आया है उस पर काफ़ी तस्करा हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड रिस्पॉन्ड इन अ वे जिससे ये कोई ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि हर तरफ से तवक्को तो ज़िम्मेदारी की है कि ज़िम्मेदाराना रवैया होना चाहिए। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ख़ुद भी अभी भारत से होकर आए हैं, बल्कि
उनकी मौजूदगी में ही हमारा तो नुक्ता नज़र ये है कि ये ड्रामा रचाया गया। तो वो भी यकीनन इस मामले की अहमियत को समझते हैं और हर कोई ये चाहता है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करके कशीदगी में कमी लाई जाए। क्या उनके और एक बयान का ये पुरमाहौल मतलब माहौल अखज़ किया बरकरार जाए, उनके बयान से ये अखज़ किया जाए कि वो कह रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइप की कार्रवाई कर सकता है इंडिया? जी, मेरे ख्याल में इस जौहरी सलाहियत के माहौल में कार्रवाई का लिमिटेड होना, महदूद रखना या महदूद रह जाना, इसकी तो पेशन गोई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक दफ़ा एक अमल शुरू हो जाएगा, हम बारहा कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ख्वाहिशमंद है, लेकिन अगर किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो फिर जाहिर है कि हम अपने दिफा के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और ओवरऑल जो अमेरिका का इसमें मौकिफ है उसको आप कैसे देखते हैं? एक बैलेंस्ड है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के हक में जाता है क्योंकि वो भी डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान भी डी एस्केलेशन की बात कर रहा है? देखिए, जो भी डी एस्केलेशन की बात करता है वो पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहा है, वो आलमी अमन, इलाकाई अमन के हक में जा रहा है। डी एस्केलेशन जो है वो उससे किसी एक मुल्क को या किसी एक शख्स को फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। एक ऐसे खित्ते में जहां कशीदगी की एक तारीख है, जौहरी सलाहियत मौजूद है, डी एस्केलेशन की बात करना आलमी अमन की तरफ एक जो है वो कोशिश है और एक अपना किरदार अदा करने की बात है, चाहे वो अमेरिका करे या कोई और दीगर दोस्त ममालिक ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया है। तो ये एक ज़िम्मेदाराना रवैया है जो बैन अवी ताल्लुकात में आपको नुमाया नज़र आना चाहिए और इस वक्त नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने अभी जेडी वेंस का बयान का हवाला आपसे देके पूछा कि क्या वो कोई लिमिटेड एक्ट की बात कर रहे हैं कि एक लिमिटेड अटैक कर ले इंडिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया तो मैं देख रहा था वहाँ का मीडिया, वहाँ के जो डिफेंस एनालिस्ट है वो तो उसको बिल्कुल अपने खिलाफ ले रहे हैं। वो शिकवा ये कर रहे हैं कि खुल के अमेरिका हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा, ईरान के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ईरान खुल के पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रहा। वो तो इस तरह का शिकवा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में कि दुनिया खुलकर इस मामले पर इंडिया के साथ नहीं है? देखिए, उनके ज़राए अबलाग की गैर जिम्मेवारी तो आज से शुरू नहीं हुई, वो तो कब से हमारे सामने है। अब देखिए, पिछले जो एक साल के अंदर पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और 1000 वाक़यात हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हुए। तो एक लफ्ज़ जो है उसके ऊपर कंडेमनेशन का आने के बजाय, उसकी मजम्मत करने के बजाय, आपको ख़ुद भी ऐसे टॉक शोज़ याद होंगे जहां एक लिहाज से उसको सेलिब्रेट किया गया है। उन्होंने कुछ खुशियां मनाई हैं कि पाकिस्तान में ये कार्रवाई हो रही है। तो उनके मीडिया की गैर जिम्मेवारी तो मुसल्लमा है, उनकी रिवायत है एक लिहाज से, और वो अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दोनों मुल्कों की जो अफवाज हैं, दोनों मुल्कों की जो क़यादत है, उन पे ये ज़िम्मेवारी आयद होती है कि इस सूरत हाल में कशीदगी को कम किया जाए और पाकिस्तानी क़यादत ने, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने अपनी तैयारी को वाज़े करते हुए मुहिम जोई के ख़िलाफ़ यकीनन जो है उससे ख़बरदार किया है कि ऐसा ना किया जाए। और जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि तमाम आलमी ताकतें भी और दीगर दोस्त ममालिक भी जिनके दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी जानिब इशारा कर रहे हैं और यही चाहते हैं, यही सब का मतमाय नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान सईद शेख साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे, इससे विदास। वेलकम बैक। 3 मई दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के दिन के तौर पे मनाया जाता है। वैसे तो सहाफ़ियों का काम आवाम को आगाह करना और उन तक खबर पहुंचाना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात सहाफ़ी खुद ही खबर बन जाता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अभी एक मामूल का मामला बनता जा रहा है। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो इस वक्त दुनिया भर में सहाफ़त बदतरीन सूरत हाल का शिकार है, जबकि पाकिस्तान में भी आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है जहां आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल इंतहाई संगीन है, और इसीलिए रवा साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद कमी आ गई है। रवा साल पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 6 दर्जे तनज़ुली के बाद 152 से 158 नंबर पर आ गया है, जबकि नून लीग की 2 साला हुकूमत के दौरान पाकिस्तान इस इंडेक्स में 8 दर्जे तनज़ुली का शिकार हो चुका है। इसके अलावा 2 रोज पहले फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को इस वक्त अपनी बका के खतरे का सामना है। मई 2024 से अप्रैल 2025 तक मुल्क में 5 सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है। 82 सहाफ़ियों समेत मीडिया से वाबस्ता दीगर अफराद को मुख्तलिफ किस्म की धमकियों का सामना करना पड़ा है, जबकि 14 सहाफ़ियों को कानूनी केसेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें अक्सर के खिलाफ पैका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। यानी बैनुल-अक़वामी और मकामी सहाफ़ी तंजीमों के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सहाफ़ी और आज़ादी सहाफ़त दोनों खतरे में है।
जिसकी एक बड़ी वजह पैका जैसा मुतनाज़ा कानून है। ये वो कानून है जिसकी मंजूरी के वक्त हुकूमत ने सहाफ़ियों के इन खदशात को मुस्तरद किया कि ये कानून सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल होगा, मगर अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की हालिया दर्जाबंदी वाजे कर रही है कि सहाफ़ियों के तमाम खदशात दुरुस्त है। अहम बात यह कि पाकिस्तानी सहाफ़ी पाकिस्तान के इशूज़ पर, हुकूमत की पॉलिसियों पर, कवानीन और सियासी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाते हैं तो हुकूमत सहाफ़ियों की जबाबंदी की कोशिश करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाते हैं और सहाफ़ियों से नाराज़गी का इजहार किया जाता है। मगर पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार से वफाकी हुकूमत खुश नजर आती है और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, उसे जिम्मेदार करार दे रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। इस वक्त नैरेटिव वॉर के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं एक्नॉलेज करूं पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, पाकिस्तानी अवाम को। इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM नहीं है। इस वक्त हर बंदा पाकिस्तानी बन के सोच रहा है। मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स का, पाकिस्तानी सहाफियों का, सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुत्तहिद होके, यक ज़बान होके उन्होंने भारत के एजेंडे को एक्सपोज किया। पाकिस्तान के मीडिया का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट का, मीडिया हाउसेस का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि बयानिए की जंग भारत को बुरी तरह हराई है और उनके सीनियर जर्नलिस्ट चीखो पुकार कर रहे हैं कि जी हमारा बयानिया नहीं चल रहा, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर पाक भारत हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ कर रहे हैं और हो सकता है कि भारत में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी वजह भी यही हो कि भारतीय अवाम तक मुतबादिल बयानियां ना पहुंचे और पाकिस्तानी मीडिया जो जायज़ सवालात उठा रहा है उससे भारतीय अवाम लाइल्म रहे। मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पाक भारत कशीदगी की रिपोर्टिंग पर पाकिस्तानी मीडिया से मुतमईन होना उनके अपने रवैये पर सवाल उठाता है कि जब यही मीडिया हुकूमत की पॉलिसियों और कानून साजियों पर तनकीद करता है या सवाल उठाता है तो उस वक्त वफाकी वुज़रा पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ क्यों नहीं करते? वफाकी हुकूमत क्यों तामीरी तनकीद से सीखने के बजाय सहाफ़ियों की जबाबंदी करती है? ये वो मामला है जिस पर वफाकी वुज़रा को सोचना चाहिए, क्योंकि चाहे भारत से कशीदगी का मामला हो या मकामी सियासत, पाकिस्तान का अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों मामलात पर यकसा जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। आज के प्रोग्राम पे इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए।